दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 तक पढ़ लिया था और इसमें अनुच्छेद 31 को छोड़ दिया था क्योंकि उसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है अनुच्छेद 300 ए में। इसलिए हम लोगों ने उस अनुच्छेद को छोड़ दिया है और आगे चल के हम लोग ज़रूर उसे कवर करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा छठा अधिकार जो कि हमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमारा संविधान प्रदान करता है और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके अंतर्गत हम आज क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम अपना छठा अधिकार पढ़ेंगे और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो ये है हमारा छठा अधिकार। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ज़रूर जानना चाहिए, तो वो लिख लीजिए। तो एक भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इस प्रावधान के बारे में और वो ये है कि इन्होंने संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और इसमें एक कथन और लिख लीजिए। ठाकुरदास भार्गव ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है ना? तो जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है और जो ठाकुरदास भार्गव जी थे इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। तो इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 32। एक, और ये क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति लिख लीजिए जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 32(1) और इसके बाद है अनुच्छेद 32(2) और इसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में किस संबंध में? तो इस संबंध में ये जो प्रावधान है 32(1) उसके संबंध में 5 प्रकार की रिट यानी कि हिंदी में आलेख जारी कर सकता है। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 32(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यानी कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का चाहे वो अनुच्छेद 15 हो, 17 हो, 16 हो, 21 हो, 22 हो, कोई भी मौलिक अधिकार अगर आपको लगता है कि ये मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां जाकर आप अपने न्याय की गुहार लगा सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 32(2) इसके अंतर्गत ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में 5 प्रकार की
रिट जारी कर सकता है। यानी कि आप जो न्याय मांगने गए हैं तो उसके संबंध में न्यायालय के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार के अधिकार हैं, और अगर आपका जो मौलिक अधिकार है वो उसके अंतर्गत आता है तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि वो 5 अधिकार कौन-कौन से हैं, यानी कि वो 5 रिट कौन-कौन से हैं, जिसके आधार पर न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो इसमें से पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद दूसरा परमादेश। तीसरा प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण। और पांचवा अधिकार परीक्षा। ओके, तो ये सारे जो है आलेख हैं, और ये जो है जारी करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो बंदी का अर्थ क्या है? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे? बंदी बोलेंगे। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होना? सामने प्रस्तुत करना। ओके, तो बंदी का मतलब हो गया गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, और प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सामने प्रस्तुत करना। यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो बंदी का मतलब हो गया गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, और इसको गिरफ्तार कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पुलिस से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है ना? और इसको किसके पास या किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? तो 24 घंटों के अंदर क्या करना पड़ता है? इसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। और अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर क्या होता है? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें अच्छे से समझाता है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो अब यहाँ पर जो अधिकार है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो इसमें दो लोग हो जाएंगे, पहला तो निजी व्यक्ति, और दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक, यानी कि लोक अधिकारी। तो ये इनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और इसका क्या प्रावधान है? तो सबसे पहला प्रावधान इसका ये है कि इसमें क्या किया जाता है, जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है ना, इसको 24 घंटे के न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। ओके, न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, और यहाँ पर न्यायालय ये चेक करता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है, और जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, क्या वे वैध है, यानी कि वो वैधानिक है या नहीं है। और इन आधारों पर क्या करता है, न्यायालय इन सब चीज़ों की जांच करता है, और अगर वो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति होगा तो उसको क्या कर देगा? मुक्त कर देगा, यानी कि आज़ाद कर देगा।
और अगर उसको सही मायनों पे गिरफ्तार किया गया है और वो रियल में कोई मुजरिम है या गलत काम करके जेल में लाया गया है, तो उसको क्या करेगा, आगे के लिए या तो कस्टडी में दे देगा या तो जुर्माना लगा के वहां से जाने देगा या तो दोनों कर सकता है। तो इस व्यक्ति का ये अधिकार है कि अगर इसके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हुआ होगा तो यहाँ पे क्या है, इसके पास ये अवसर रहता है कि ये न्यायालय के समक्ष जाकर अपनी बात कह सकता है और अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसे यहीं पे न्याय मिल जाएगा, आगे उसको सजा नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर इसको मनमाने तरीके से गिरफ्तार करके काफी दिनों से रखा गया है और पुलिस उसे 24 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत करती है, फिर 2 3 4 दिन बाद इसको टॉर्चर करने के बाद या इससे पैसा खाने के बाद पुलिस इसको छोड़ देती है, तब भी इस व्यक्ति के पास ये अधिकार रहता है कि ये न्यायालय जाकर न्याय मांग सकता है। तो ये है इसका प्रावधान और इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। ओके, तो इसमें लिखिए, यह रिट लोक प्राधिकारी एवं निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन में लिखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को, अब बंदीकर्ता व्यक्ति कौन है ना, बंदीकर्ता व्यक्ति, और यहाँ पे कौन है बंदीकर्ता व्यक्ति, पुलिस है, ऑब्वियस है, जो गिरफ्तार करेगा उसी को बंदीकर्ता बोला जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह 24 घंटों के भीतर बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। जिसका उद्देश्य यह है कि न्यायालय को यह पता चल सके कि किन आधारों पर उस व्यक्ति को या उस पीड़ित व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है तो यहाँ पर आगे एक नोट डाल के लिख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एकमात्र रिट है, एकमात्र रिट है जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। बस, इसके बाद दूसरा, और दूसरा क्या है, परम आदेश यानी कि परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है कि ओके, अब देखिए ये आदेश कौन देगा, तो ये आदेश जो है वो देगा न्यायालय। ठीक है ना, तो न्यायालय किसको आदेश दे सकता है, लोक प्राधिकारी। अब लोक प्राधिकारी जो है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और ये चाहे तो कोई बोर्ड या एजेंसी भी हो सकती है ना। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगी और इसमें जो है न्यायालय क्या करता है कि अगर ये दोनों, ये और ये अपना कार्य यानी कि अपना काम नहीं करते हैं या करने से मना करते हैं, तो आप इनके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं, जहां पर न्यायालय इनको अपना कार्य करने के लिए कह सकता है ना, अपना कार्य करने के लिए कहेगा और सख्ती के साथ कह सकता है और इनको कार्य ना करने के लिए इनको दंड भी दे सकता है। तो ये चीज है परम आदेश। इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। तो न्यायालय के पास इसके अंतर्गत ये अधिकार होता है कि वो लोक अधिकारी यानी कि कोई भी लोक अधिकारी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी अगर ये अपना कार्य नहीं करते हैं या अपना कार्य करने से मना करते हैं, तो इनके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहां पर गुहार लगा सकता है कि मैं फला जगह गया तो वहां पर मेरा ये कार्य करने से मना कर दिया गया
फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। तो एक उदाहरण ये है कि मान लीजिए आपको पासपोर्ट ऑफिस में काम है ना? आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपसे कहा गया है कि 15 से 20 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट जो है वो ऑफिस से वेरीफाई होके आपको मिल जाएगा। और आप जो है यहाँ पर मान लीजिए ये है आप 15 दिनों के बाद पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये आदमी बोलता है कि आप एक काम करिए, अभी काम आपका होने में लेट है, काफ़ी देर लग रही है, आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए और मैं आपका काम अभी करके दे दूंगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप इसको 5,000 रुपये दे दीजिए और भ्रष्टाचार करके इसके काम में शामिल हो जाइए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। और आप न्यायालय जाके वहाँ पर ये सारी बातें न्यायालय में कह सकते हैं, और जहाँ पर आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा और आपको पैसे खर्च किए बिना आपका काम भी हो जाएगा, और वो अधिकारी जो आपका काम करने से मना कर रहा था उसको न केवल एक सबक मिलेगा बल्कि वो आगे कभी ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा आम जनता को और सरकार को भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो अब इसको लिख लीजिए, अब मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए अपनी भाषा में। सबसे पहले लिख लीजिए कि ये किसके विरोध में जारी किया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए दो चीजें हैं, लोक प्राधिकारी, और लोक प्राधिकारी के अंतर्गत लिख लीजिए या तो कोई व्यक्ति हो या तो कोई बोर्ड या एजेंसी हो। और इसके लिए शर्त क्या है कि वो एजेंसी या बोर्ड जो है वो राज्य के नियंत्रण में काम होनी चाहिए, यानी कि सरकारी एजेंसी होनी चाहिए। अब इसमें लिख लीजिए परमादेश रिट के द्वारा न्यायालय संबंधित लोक प्राधिकारी को यह आदेश देता है कि वह विधि के द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसमें लिखिए परम आदेश रिट या परमादेश रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ठीक है। इसके बाद अगला है वो लिख लेते हैं हम लोग, प्रतिषेध। और इसके बाद क्या है, उत्प्रेषण। इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। उत्प्रेषण, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया न्यायालय। तो यहाँ पर क्या प्रावधान है कि जो प्रतिषेध का प्रलेख है और जो उत्प्रेषण का प्रलेख है, न्यायालय में जो कार्यवाही चल रही होती है तो इस कार्यवाही के विरुद्ध में ये प्रतिषेध जो होते हैं अप्लाई किए जाते हैं, और वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। तो न्यायालय में कार्यवाही होने का प्रोसीजर क्या है कि पहले यहाँ पर केस आएगा, फिर उस पर मुकदमा लड़ा जाएगा और फिर उसके बाद निर्णय आएगा। तो अब ये सारे निर्णय के आगे पीछे कहानी है पूरी। तो ये निर्णय आने के पहले, यानी कि अगर कोई केस चल रहा है और उस केस को रद्द करना है या फिर उसके खिलाफ ये रिट लगाना है तो वहां पर जो है प्रतिषेध की रिट लगेगी, यानी कि किसी मामले में, ओके इसको मत लिखिए, फैसला आने के पहले, फैसला आने के पहले जो है प्रतिषेध की रिट लागू की जाती है, और फैसला आने के बाद इसके बाद जो है वो उत्प्रेषण की रिट जो है जारी की जाती है। यानी कि अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और अभी तक निर्णय नहीं आया है और उस कार्यवाही को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाएगी वो है प्रतिषेध की रिट, और अगर निर्णय आ गया है और उसके बाद उस मुकदमे को रद्द करना है तो उसके लिए जारी की जाती है उत्प्रेषण की रिट।
और किन आधारों पर ये फैसले रोके जाते हैं उसको लिख लीजिए। तो जो सबसे पहला आधार है वो ये है कि मान लीजिए कोई न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय है जो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर फैसला देता है, तो उसके विरुद्ध जो है ये रिटें जो है जारी की जा सकती हैं। और इसके अलावा जो है कोई भी जो न्यायाधीश है वो पक्षपातपूर्ण निर्णय देता है, पक्षपातपूर्ण निर्णय देता है, तब भी ये रिट जो है जारी की जा सकती है। और इसके अलावा है कि तथ्यों के आधार पर निर्णय का मतलब ये है कि पूरी गवाही ना सुने बिना सिर्फ कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दे देना, उनके आधार पर अगर निर्णय दिया जाता है तो ये दोनों जो रिट हैं ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहली चीज़ तो किसके विरुद्ध जारी किया जाता है ये लिखिए। तो इसमें लिख लीजिए प्रतिषेध की रिट किनके विरुद्ध जारी की जाती है, न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था, इन दोनों के विरुद्ध जो है प्रतिषेध की रिट जारी की जा सकती है। ओके, प्रतिषेध तो ये जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक, इन दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। और इसमें लिख लीजिए ये रिट जो है न्यायालय द्वारा या फिर किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किए जाने वाली कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण में लिखिए। तो इसमें भी क्या होगा, न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ये सेम टू सेम लिख लीजिए। और इसमें भी लिख लीजिए कि ये रिट भी जो है क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए जारी की जाती है। मतलब कि दोनों पॉइंट जो है वो सेम टू सेम है। अब इसमें लिख लीजिए दोनों में अंतर क्या है। अंतर लिख लीजिए किसमें, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। तो एक तरफ लिखिए प्रतिषेध और एक तरफ लिखिए उत्प्रेषण। प्रतिषेध में लिखिए प्रतिषेध रिट के द्वारा कार्यवाही को रोका जाता है, कार्यवाही को रोका जाता है। और उत्प्रेषण की रिट के द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द किया जाता है, दिए गए निर्णय को रद्द किया जाता है। इसमें लिख लीजिए दूसरा, किसी मामले में निर्णय आने के पहले जारी किया जाता है। और इसमें लिखिए निर्णय आने के बाद, किसी मामले में निर्णय आने के बाद जारी किया जाता है। इसमें लिखिए ये पहली अवस्था में जारी किया जाता है और ये बाद की अवस्था में जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए आप लोग कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये जो है ऊपरी न्यायालय कहलाते हैं, है ना। और इसके अलावा जो अन्य न्यायालय हैं वो कहलाती हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या अन्य कोई भी कोर्ट हो गए, ये कहलाएंगे अधीनस्थ न्यायालय। और इनके द्वारा अगर ये अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कोई निर्णय देती हैं तो इनके विरुद्ध जो है ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये वाली रिट जारी कर सकती हैं। इसके बाद पांचवा है अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या है, तो इसके बारे में लिख लीजिए आप। तो ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है, लोक प्राधिकारी होना चाहिए,
है ना। और ये क्या कहता है कि किसी सार्वजनिक पद पर पद की दावेदारी की वैधता की जांच करता है, और यदि वह दावा अवैध है, यानी कि कानून के अनुसार नहीं है, तो संबंधित दावेदार को पद से हटा दिया जाता है। अब इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो वो लोक प्राधिकारी यानी कि सार्वजनिक पद से संबंधित हो, सरकारी पदों से संबंधित हो। इसके अलावा सार्वजनिक पद पर पद की यानी किसी भी पद की, ठीक है, किसी भी पद की दावेदारी यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो उस पद की दावेदारी करता है कि ये मेरा पद है और मैंने इसे अपनी मेहनत से या अपनी योग्यता से प्राप्त किया है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके पद की दावेदारी को खारिज करता है और बोलता है कि नहीं, इस पद के लिए मैं दावेदार हूँ और ये मेरा पद है। और अगर ऐसा मतभेद होता है दो लोगों के बीच में, तो न्यायालय क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और उसके संबंधित सारे तथ्यों को देखेगा, जो भी दस्तावेज लगते हैं उन सब दस्तावेजों को देखेगा, और उसके आधार पर न्यायालय यह निर्णय देगा कि उस व्यक्ति के द्वारा जो दावेदारी की जा रही है वो कानूनी है या गैर कानूनी है, कहीं वो अवैध तरीके से तो उस पद को नहीं हथियाना चाह रहा है, और इन सब चीजों के बारे में वो विचार करेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, और इसके आधार पर वो अपना निर्णय देगा कि अगर वो सही है तो उसको वो पद दिया जाएगा, और अगर वो सही नहीं है तो उससे वो पद छीन लिया जाएगा, साथ ही उसको दंडित भी किया जाएगा। तो ये है अधिकार परीक्षा का प्रावधान। और इसके बारे में एक चीज ये देख लीजिए कि इसके संबंधित क्या क्या अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, ठीक है, इससे संबंधित क्या क्या अधिकार हैं, तो जो सबसे पहला अधिकार है तो वो ये कि सुप्रीम कोर्ट उस पद को समाप्त कर सकता है, ठीक है, यानी कि उस पद को ही समाप्त कर सकता है। दूसरा ये कि दोषी व्यक्ति को दंड दे सकता है, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको या तो मुआवजा दे सकता है या कोई और पद दे सकता है ना, मुआवजा भी दे सकता है और दूसरा पद भी दे सकता है। तो यह है सुप्रीम कोर्ट के इससे संबंधित अधिकार। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, और इन्हीं आधारों पर जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय करता है और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।